Hey, Namaskar Maria. Oh, how are you? I wish and I hope you're doing perfectly fine. Just be safe, be joyful and keep smiling. Just be joyful. ठीक है? चलो आज शुरू करते हैं. Okay, what we were studying is we are studying class 12 का physics, unit 1 electrostatics, chapter 1 electric charges and field और ये है हम लोग का आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4. इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं. जहां पर जो पहला लेक्चर था वहां पे हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच वी कैन चार्ज अ गिवन बॉडी. फिर लेक्चर 2 में हम लोग ने पढ़ा कूलम्स लॉ, जो हम लोग क्या देता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा वो कैलकुलेट करना सिखाता है. फिर आया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है कि अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो और वो अगर आपस में इंटरैक्ट कर रहा हो तो कोई भी एक चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा वो कैलकुलेट करना सिखाता है. और वो क्या होगा? नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द forces that is exerted on the given charge individually. और जो सम होगा ये वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम. एंड फाइनली हम लोग ने थर्ड लेक्चर में न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे. और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समझेंगे. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एंड देन फाइनली कैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये बताता है आपका मेजर कैसे करते हैं और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है. यह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, whereas electric field lines is related to the representation of electric field. ठीक है, तो शुरू करते हैं. ओके, चलिए हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मेरा बात समझने का कोशिश कीजिएगा. देखिए, अगर मेरे पास दो चार्जेस है, कैपिटल Q इस पॉइंट पे और यहां पर एक पॉइंट चार्जेस है कैपिटल Q और यहां पर एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल q. तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. कूलम्स लॉ हम लोग को बताता है कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है इन वैक्यूम वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इनटू स्मॉल q बाय r स्क्वायर if r is the separation between these two charges, center to center separation. ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस तरफ डायरेक्टेड होगा F. अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा. ये हम लोग को कूलम्स लॉ से इंफॉर्मेशन मिल जाता है. पर अब हम लोग एक स्टेप पीछे जाते हैं और समझते हैं कि जब हम लोग क्लास 9 और 10 में थे तो हम लोग बोलते थे फोर्स मतलब क्या होता है, कोई भी पुश और अ पुल. मतलब कि जब तक कोई बॉडी पे कुछ फिजिकली कांटेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो बॉडी पे मूव नहीं होगा, उस पे फोर्स नहीं एक्ट होगा. इन अदर वर्ड्स, जब भी एक बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हुआ है, वो मूव हुआ है, तो कुछ तो टच होना पड़ेगा उसको. कोई तो होगा जो जाकर उसको हिट करेगा, तभी तो उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज अ फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है? नॉन, या फिर वो बोलना ठीक नहीं होगा, कॉन्टैक्ट तो है ही, फोर्स एट अ डिस्टेंस.
डिस्टेंस। पर फिजिकली हम लोग क्या समझते हैं, अगर एक बॉडी पे फोर्स एक्ट किया है तो कोई तो होगा जो उस बॉडी पर जाकर फोर्स एक्सर्ट किया होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स एट अ डिस्टेंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको समझने के लिए कि हाउ इट एक्चुअली एक्ट्स, समझने के लिए कि हाउ द Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe एक्चुअली एक्ट्स, इसको समझने के लिए हम लोग को बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज अ टू वे प्रोसेस या फिर टू स्टेप प्रोसेस। क्या है? टू स्टेप प्रोसेस। पहले बात समझिएगा, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि ये जो चार्ज है Q, वो क्या करता है कि अपने आसपास का जो स्पेस है, अपने आसपास का जो स्पेस है, वो अपना स्पेस को मॉडिफाई कर देता है बाय प्रोड्यूसिंग व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज Q अपने आसपास का स्पेस को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, और इस मॉडिफाइड स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि द चार्ज मॉडिफाइज द स्पेस अराउंड इटसेल्फ व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ लो भाई, बात समझ लो, बात जरूरी है समझना। द चार्ज प्रोड्यूस, सोर्स चार्ज को बोल रहे हैं SOURC, सोर्स चार्ज modifies the space around itself, around it, by modifies the space around it by producing what is called, by producing what's called electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर इस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देन exerts the force on the neighboring charge NEIGHBOURING, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, देखिए समझ में क्या आएगा यार। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ force at a distance which can be visualized with a two step process, जिसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला है कि जो सोर्स चार्ज है वो अपने आसपास एक मॉडिफाइड स्पेस प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर नेबरिंग चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है। ये हुआ यहाँ पर आपका। therefore इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? therefore इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यार तब एक सेकेंड, हाँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज may be defined as the modified space, ये डेफिनेशन हो गया, may be defined as the modified space in which other charges experience the
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब कि जो चार्ज है उसके आसपास का जो मॉडिफाइड स्पेस है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पहले चार्ज होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर दूसरा चार्जेस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द नेम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज समझ लीजिए क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, ओके, इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। इधर आप ये वर्ड यूज कर सकते हो या फिर ये वर्ड यूज कर सकते हो, पर इसका एक्चुअली में सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है। एक पॉइंट चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा, यहां पर मान लीजिए ये एक चार्ज है कैपिटल क्यू, जिसको हम सोर्स चार्ज बोल रहे हैं, SOURC, सोर्स चार्ज। और हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस चार्ज, इसलिए इसको सोर्स चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, मान लीजिए इस पॉइंट P पर मुझे कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक, अरे यार एक सेकंड, ये डिस्टेंस R है, चलो, और मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance R from the charge Q। और डेफिनेशन ये है कि the electric field due to a point charge in space, point charge, electric field due to point charge in space। एक सेकेंड, आप मुझे गड़बड़ी लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड due to point field at a point space, electric field at a point in space, अरे यार तब at a point in space is defined as the force experienced, force experienced by a unit charge placed at that point, देखिए बात क्या बोला गया है। अब प्लीज इसको समझ लीजिएगा क्या बोल रहे, बहुत जरूरी है मैथमेटिकली। यहां पर मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, जिसके वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट P which is at a distance R from this charge। तो कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड
इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसको सिंपली क्यों लगता है, बात सुनिएगा क्या हो रहा है। और यहाँ पे कंडीशन होता है कि लिमिट q टेंड्स टू 0। ठीक है, समझिए क्या हो रहा है। अगर इस पॉइंट P पे अगर हम एक चार्ज रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, उस केस में इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स होगा। वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो होता है देयरफॉर, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, अगर मान लो इसको अगर हम पॉजिटिव दिए हैं तो डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। फोर्स इस पॉइंट पे कितना है, ये इस पॉइंट पे चार्ज कितना है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज विच इंप्लाइज फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स बाय Q, ये है फोर्स, ये है डिवाइड बाय Q, Q कैंसिल हो जाएगा, बचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। नोट कर लीजिए इसको, समझ में आया कि नहीं आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये लिमिट क्यों लिखा गया है यहाँ पर, लिमिट Q टेंड्स टू 0 क्यों लिखा गया है। अब ये लिमिट Q टेंड्स टू 0 का मतलब ये है भैया कि यहाँ पे जो चार्ज है टेस्ट चार्ज Q, इसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो बहुत कम होना पड़ेगा, बहुत कम। क्यों, क्योंकि सोचो ये चार्ज तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही, ये चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो जाकर इस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। सिमिलरली ये वाला चार्ज भी तो अपने आसपास का स्पेस मॉडिफाई कर देगा जो जाकर इस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज सिर्फ निकालें। इसके लिए हम ये चार्ज के वजह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कम होना पड़ेगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ताकि इस चार्ज पर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट करे। इसीलिए इसका चार्ज को हम लोग बहुत छोटा लेते हैं। मोर ओवर नोटिस करो यहां पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज Q, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। क्यों, सॉरी क्यों क्या आया है, इसका मतलब देखो ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है, ठीक है, इसलिए ये लिमिट लिखे हैं हम लोग यहां पे। ओके, अब यहां पे प्लीज नोटिस कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग वेक्टोरियली बात करें, कहां लिखा जाए, ये हो गया, देखिए ये एक एक्सप्रेशन है और एक और एक्सप्रेशन हो सकता है, E vector is equals to F vector by Q, which implies F vector is equals to Q into E। ये दोनों इक्वेशंस को आप बॉक्स करके रख लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और प्लीज नोट कर लीजिए, फिर से नोट कर लीजिए यहां पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, therefore it follows the
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब कि जस्ट लाइक समझ लो, यहां पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3। तो इन तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे हम लोग पहले चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, चार्ज Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, चार्ज Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ये मान लो E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये R1, ये R2, ये R3। समझ में आ रहा कुछ क्या बोल रहा है? ये पॉइंट P है। अगर एक से ज्यादा चार्जेस है तो उसके लिए उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर सम। देखो E नेट क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस के लिए वैलिड है, वो सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैलिड है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज ये होता है, और यहां पे अगर 4-5 चार्जेस हो जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से जो सारा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस सबको वेक्टर एडिशन कर देंगे। बस क्लियर है? आई होप ये समझ में आया हो आपको इतना। ठीक है, तो बस हम फिर से एम्फसाइज कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, फोर्स हो जाएगा Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, 1/4 pi epsilon Q by R square and is independent of the charge placed at that point। और सिंस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सुन लो सिंस वेक्टर क्वांटिटी है ना, सुन लो बस, अगर ये प्लस Q है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। अगर ये माइनस Q है जो पॉइंट P है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली इनवर्ड। जस्ट लाइक फोर्स, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड। ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्या है, independent of the charge placed at that point, placed at that point। ठीक है, क्लियर है? और एक और बात है, मान लो यहां पर अगर हम चार्ज नहीं रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। अगर चार्ज है तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, अगर चार्ज नहीं है फिर भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। बहुत हो गया, बहुत बकवास कर लिया, देखो समझ में आया कुछ नहीं है आपको। ओके चलो, ऑब्वियसली हम आपको पीडीएफ नोट्स दे देंगे, वहां पे अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हम कुछ मिस कर रहे हो प्लीज पीडीएफ नोट्स भी गो थ्रू कर लीजिएगा। चलो एक सेकंड, हम एक मिस कर रहे हैं, बहुत भयंकर मिस कर दिया भैया। हम जगह मेरे पास यहाँ पर, चलो भाई जगह है यहाँ पर, इसका ऐसा ही यूनिट मिस कर गए हम। कैसे मिस कर गए हम? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट पर मीटर। देखो न्यूटन पर कूलम ऐसे लिखो या फिर न्यूटन पर कूलम ऐसे लिखो, आपका मर्जी है। और एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट पर मीटर या फिर
वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला वोल्ट, अभी के लिए बस लिख लो, बाद में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो SI यूनिट बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। एक और चीज समझा दे रहा है, फिर मुझे वापस बताना पड़ेगा। एक चीज आप नोट करो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, बट एट द सेम टाइम it is inversely proportional to the square of the separation between them, inversely proportional to the square of separation। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको मिटा दे रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पोजीशन r पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस तरफ कुछ डिस्टेंस जाएं, मान लो x, जगह है मेरे पास, जगह नहीं है फिर मैं बता दे रहे हैं, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, हम कहाँ छेड़ा जाए, जगह है मेरे पास कहीं पर, जगह तो नहीं दिख रहा है पर जगह तो बनाना पड़ेगा। तो चलो इसको डेफिनेशन से मिटा दे रहे, मिटा दे रहा, क्योंकि हम देखो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वापस से मुझे पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो और टाइम ले लेगा। बात समझो, ये अगर मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, मान लीजिए हम इस तरफ डिस्टेंस r गए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर हम इस तरफ डिस्टेंस r जाएं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है जिसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, अगर हम इस तरफ भी डिस्टेंस r गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पे भी तो E होगा। अगर आप r डिस्टेंस ऊपर जाओ तभी तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, अगर r डिस्टेंस नीचे आओ तभी तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। इसका मतलब at every point which is at the same distance, at every point which is at the same distance from the charge, the value of electric field is same. At equal distance from the charge Q, the value of electric field is the same. Hence we say electric field shows spherical symmetry. Electric field shows spherical symmetry. Spherical symmetry. देखिए सारा प्रॉपर्टीज हम कवर कर दिए। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं ना, हम आपको इसका प्रॉपर्टीज का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। दूसरा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड शोज स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक, मान लो ये चार्ज है, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया है। अब यहाँ पर एक चार्ज है या नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है। एंड एक और पॉइंट है कि देखो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो जाकर इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेक सम फाइनाइट टाइम टू प्रोपागेट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जाने में कुछ समय तो लेगा ही, और वो कितना होगा? वो होगा, देखो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और स्पीड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, r by c। r इतना कम है, c इतना ज्यादा है, इसलिए जो टाइम है वो बहुत बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग उसको मेजर भी नहीं कर पाते, नेकेड आई से मेजर भी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को लगता है कि जो फोर्स है ऑलमोस्ट इंस्टैंटेनियस है। बहुत बोल दिया हम, ध्यान रखिएगा, हम लोग को फील होता है एज ए फोर्स इंस्टैंटेनियस है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है, बस और कुछ नहीं बोलेंगे हम भैया। देखो भैया, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
जिसको लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है, बट हम लोग ये टर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल नॉट फोकस ऑन दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख दिए हैं पहले से समय बचाने के लिए, पर समझते हैं पहले। देखिए ये एक चार्ज Q है, ये अपने आसपास एक मॉडिफाइड स्पेस रेडी करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना सीख गए हम लोग कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे हम बात करें जो है एट ए डिस्टेंस r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन E होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। अगर हम यहाँ पे चार्ज Q रखते हैं तो फोर्स निकाल लो, उसको चार्ज से डिवाइड करो, आएगा Q/r²। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, पर अब अगर हम चाहें तो अगर मुझे बस विजुअलाइज करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसा है, एक चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से, अगर हम उसको ग्राफिकली विजुअलाइज करना चाहते हैं कि इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे एक चार्ज के आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है। देखिए हम बस रैंडम में बोल रहे हैं, अगर आपको एक चार्ज के आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना है, इस विजुअलाइजेशन को करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं या फिर कर्व्ड लाइंस। एक स्ट्रेट लाइन बोलो या फिर कर्व्ड बोलो, कर्व्ड, ठीक है। और इस लाइंस को कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर एक चार्ज के आसपास के रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे पिक्टोरियली इमेजिन करना है बस, तो हम लोग उसको इमेजिन करने के लिए चाहे तो लाइंस, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स का लाइंस, स्ट्रेट लाइंस या फिर कर्व्स बना सकते हैं। इसको सच दैट अगर ये कर्व बनाया है आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो क्या होगा कि सच दैट अगर ये एक पॉइंट है, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस पॉइंट P पे अगर हम एक टेंजेंट बनाएं, ऐसा टेंजेंट बनाएं, तो ये होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस पॉइंट पे अगर हम यहां पर टेंजेंट बनाएं, तो ये होगा इस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। आई होप कुछ तो समझ में आया होगा आपको। प्लीज देख लीजिए क्या लिखे हैं हम, देखिए समझाने की कोशिश किया हम। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्टेन स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गया, सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट gives the direction of the resultant electric field at that point, and these curved lines are called electric field lines। मतलब कि ये मेरा अगर एक फील्ड लाइंस है, ये मान लीजिए एक फील्ड लाइन है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजल्टेंट अगर हम एक टेंजेंट बनाते हैं तो ये होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं ये होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यही है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका बस प्रॉपर्टीज पढ़ना है, कुछ हेल्थ है, ठीक है। अब देखो बात समझ लो भैया पहले, अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज, सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है वो आपको समझना पड़ेगा कि नो टू इलेक्ट्रिक field lines will intersect each other।
ये सबसे पहले समझ लो, विल इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हो सकता है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर ये इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट P पर, तो इस पॉइंट P के हिसाब से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, जो एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, सॉरी इस तरफ, एक इस, अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो एक इस तरफ होगा, E1 E2। मतलब क्या हुआ कि no two electric field lines will ever intersect। क्यों? Because if they do so, then at the point of intersection we can draw two tangents indicating two possible directions of a force at that point, which is not possible। ऐसा हो सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स का डायरेक्शन तो एक ही होगा ना, दो तो हो नहीं सकता है। अगर एक बॉडी पे फोर्स एक्ट किया है वो इधर इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा, दोनों तरफ तो मूव नहीं कर सकता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं बिकॉज इफ दे डू सो देन at the point of intersection we can draw two tangents, thereby indicating two possible direction of the resultant electric field, which is not possible, देखिए समझ में आया कि नहीं आया? आई होप क्लियर है। अरे भैया इस पॉइंट पे अगर एक फोर्स, मान लो एक बॉडी है और फोर्स एक्ट किया है, तो बॉडी इधर इस तरफ, इधर इस तरफ, इधर इस तरफ, इधर इस तरफ, कोई एक ही डायरेक्शन में तो मूव करेगा। ये हो गया, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है जो जरूरी है, ठीक है। ओके चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, तो मुझे मिटाना पड़ेगा। इस डेफिनेशन को प्लीज समझ लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं आया? चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बस विजुलाइज करने के लिए हम लोग विजुलाइज करने का अच्छा तरीका ये है कि हम उसको कुछ लाइंस बना के समझ सकते हैं। इसी लाइंस को कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सच दैट इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो होगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ब्ला ब्ला ब्ला। बस तो ध्यान रखो। चलो चलिए ये देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होगा डायरेक्टेड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज एंड इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब कि फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज the electric field is directed radially away from the charge, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। A B for isolated negative charge the electric field lines will be radially inward. For isolated negative charge electric fields are radially inward। ये तो उसी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के टाइम पे ही क्लियर कर दिए थे हम लोग कि अगर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड।
तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नंबर बी, नंबर बी, ये है आइसोलेटेड चार्ज के लिए, आइसोलेटेड। अब मान लीजिए दो, मेरे पास दो चार्जेस है जो बहुत आसपास है, दो पॉजिटिव चार्जेस है, दो पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, और मुझे इसका फील्ड लाइंस बनाना है। एक चीज बात समझ लो, एक बात आप क्लियरली दिमाग में डाल लो कि भैया नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इसका अगर हम नॉर्मल बात करें तो अगर लाइंस ऐसे बनता, बस मान के चलो, बता रहे कुछ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना मत, अभी बनाना मत, कुछ ऐसा बनता, दोनों ही अवे होता, दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होता, दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होता, अवे होता, अवे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। पर एक्चुअली में होगा क्या कि सिंस नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट, ये दोनों होने से दिस विल इवेंचुअली गेट मॉडिफाइड इनटू दिस, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और कहानी कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, कहानी कुछ सब कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, देखो भैया जब भी मम्मी बुलाए तो बात सुन लिया करो तुरंत, गुस्सा होने के बाद ना झमेला हो जाएगा, उससे अच्छा पहले संभाल लो, ठीक है। ये हो गया। एंड सिमिलरली इसकी वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा हो जाएगा, देखिए समझ में आया कि नहीं आया। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ऐसे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और दोनों ही सिंस पॉजिटिव चार्ज है द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली, जो एरो होगा वो अवे होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये बात। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ऐसा चैप्टर ये है कि इसी को समझाने के हम चाहते तो 2-4 क्लास ले सकते हैं, पर आपको जल्दी समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो ऐसा बन जाता है। क्या समझ में आया? ये नंबर बी के लिए है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड है, ऐसा है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होगा? तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज के लिए ये था ए बी, ये रहा सी, ये रहा डी। तो हम बस डायरेक्टली बना देंगे नेगेटिव चार्ज का, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेचर बिल्कुल सेम होगा, टक बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, सॉरी भैया इतना गंदा भी मत बनाओ। देखिए नेचर सेम होगा, बस आइडिया क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज, नेचर सेम रहेगा। और देखो एक चीज, इन दोनों को देख के ही लगता है जो सेम चार्ज, जो लाइक चार्जेस होता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। क्यों? क्योंकि एक लैटरल प्रेशर क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में एक लैटरल प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो एक दूसरे को सेपरेट आउट कर रहा है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल। इतना क्लियर है? देखो आई होप ये क्लियर है आपको।
देखो ना भैया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है। अरे हटो यार, हटो। ट्रिपल बहुत हो गया, चलो ए बी सी डी। अब फाइनली हम एक और बना दे रहे हैं बस, ये तो लाइक चार्जेस के लिए था, एक और हम बना देते हैं अनलाइक चार्जेस के लिए। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, अनलाइक चार्जेस के लिए, मतलब कि मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो होगा क्या, इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे खत्म होगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे खत्म होगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे खत्म होगा, पॉजिटिव से निकलेगा छोड़ नेगेटिव पे खत्म होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आया? मतलब कि ये जो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगा, ऐसा कुछ होगा। और देखो इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ, इसे हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। देखो भैया बहुत हो गया, ठीक है, यहीं पर हम एक और लिख दे रहे हैं, शीट ऑफ चार्ज के लिए लिख दे रहे हैं। अगर मान लो ए बी सी डी ई एफ, अगर ये मेरा पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है, शीट ऑफ चार्ज है, एक शीट ऑफ चार्ज है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा होगा, पॉजिटिव है तो अवे, पॉजिटिव है तो अवे ई एफ जी, अगर नेगेटिव है तो फिर से ऐसा ही होगा, पर विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द शीट। अगर पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द शीट। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं भैया जल्दी से। हो देखो भैया, और समझाने का तो कुछ ज़्यादा बात नहीं है, बस प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, रटना होना चाहिए, इसलिए इसको हम पहले से लिख दिया है, हम समझाने का कोशिश करते हैं आपको। चलो थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता है। क्लोज्ड लूप फॉर्म करने का मतलब क्या है, मतलब ये होता कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकला और वापस यहीं पर आके खत्म हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहीं से निकला और वापस यहीं पर आके खत्म हुआ। पर ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है, होता ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पर जाके गिरता है। तो क्लोज लूप फॉर्म होने का तो कोई बात ही नहीं है। ये एक तरह का रीजन है जो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। कि क्लोज लूप फॉर्म करने का मतलब होता कि जहां से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म हो। गुड। और इसका रीजन ये है कि ड्यू टू द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब है कि वर्क डन बाय दैट फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। याद है ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़े थे कि अगर ये एक रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, अगर आप ये पाथ लेके जा रहे हो या फिर ये पाथ लेके जा रहे हो या फिर ये वाला पाथ लेके जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, तीनों पाथ में वर्क डन सेम होता है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जी हाँ, अगर ये एक कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही होगा। मतलब ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होना पड़ेगा।
सिंस पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्टेड अवे। ठीक है, ये हो गया फ्लैट सरफेस के लिए। अगर ये कर्व्ड सरफेस है तब भी नॉर्मल होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ऐसे हो सकता है, पर यहाँ पर नॉर्मल होगा उसके बाद ऐसे हो सकता है, यहाँ पर नॉर्मल होगा फिर ऐसे हो सकता है, यहाँ पर नॉर्मली ऐसे गिरेगा फिर ऐसे हो सकता है। पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को स्ट्राइक करेगा इट हैज टू डू नॉर्मली, इट हैज टू डू नॉर्मली। और इसी के अंदर एक और पॉइंट ऐड किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। जी हाँ, याद रखिएगा, अगर ये एक चार्ज कंडक्टर है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, प्लीज याद रखिएगा, बाद में प्रूव हो जाएगा, पर अभी के लिए याद रखो खाली। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ। सही बात है, मान लीजिए ऐसा है, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी पर बात किया जाए तो यहां पर जो फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो ज्यादा है कंपेयर टू यहाँ पे ज्यादा दूर दूर है, तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। ऐसा भी हो सकता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो देखिए पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो ज्यादा है, पॉइंट बी पर डेंसिटी थोड़ा कम है। इसके मुकाबले में तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट बी। समझ में आया? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन नेचर, आर कंटिन्यूअस इन नेचर, मतलब कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक हो गया फिर वापस आ गया, ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार ओरिजिनेट हो गया जाके कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज पे मिल जाएगा या फिर इनफिनिटी पे जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर वो कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं कि अब मन नहीं कर रहा है चलने का, फिर थोड़ा चला, अब मन नहीं कर रहा है चलने का, तो क्या हो जाएगा, बीच में ब्रेक हो जा रहा है, ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है। एंड फाइनली पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस, पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्व्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर फील्ड लाइंस ऐसा है ये हो गया यूनिफॉर्म के लिए, अगर कर्व्ड है ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, हायर डेंसिटी, लोअर डेंसिटी, हायर स्ट्रेंथ, लोअर स्ट्रेंथ। कर्व्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म, पैरेलल इक्विस्पेस्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन नेचर, greater the density greater the electric field, electric field lines are always perpendicular to the surface of the conductor and inside the conductor zero, electric field lines do not form closed loop। I hope समझ में आया हो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉप पार्ट। प्लीज एक बार आप वीडियो देखो अच्छे से, फिर नोट्स, पीडीएफ नोट्स भी देखो और समझो एक बार, और फिर जो डाउट है विल डिस्कस। ओके, चलो बाय बाय।